नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ते हैं विनोद दास की एक कविता खुदकुशी। विनोद दास लिखते हैं कि ये पंखों से लटकी हुई पतली गर्दन, ट्रेन की पटरियों पर बिखरी क्षत विक्षत देह, ऊंची इमारत से गिरकर तरबूज सा फटा सर, कीटनाशक पीकर नीली हुई लाश या ब्लेड से कटी हुई हाथ की कोमल कलाइयां। पुलिस अपनी प्राथमिकी में चाहे जो कुछ भी लिख ले, मैं इन्हें खुदकुशी मानने को हरगिज हरगिज तैयार नहीं हूं। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये 100% हत्या है। ये 100% हत्या है। हालांकि ये अपनी तरह से मृतक का प्रतिरोध है, इस बर्बर दुनिया की यातना के खिलाफ सफेद कफन पहनकर मृतक का प्रतिरोध है। वे कायर थे या दिमागी तौर से बीमार थे, ये कहना उनका अपमान होगा। जिंदगी विकल्पहीन है। जिंदगी विकल्पहीन है। हर कोई जिंदगी जीना चाहता है, भरपूर। आदमी हो, मछली हो या तिलचिट्टा, हर कोई जिंदगी जीना चाहता है भरपूर। और जीने के लिए आदमी भीख मांगता है। भीख मांगता है, मंदिर मस्जिद में प्रार्थनाएं करता है, ढोंगी बाबा और फकीरों के चरण चूमता है। गुलाम बनकर अपने आतताइयों की जी हुजूरी करता है। इलाज के लिए घर बार बेचकर डॉक्टरों से जिंदगी के लिए गिड़गिड़ाता है। जिंदगी के लिए गिड़गिड़ाता है, गुंडे के कट्टे के डर की छाया में जी लेता है, अपना एक गुर्दा बेच देता है। अपना एक गुर्दा बेच देता है अपनी जान बचाने के लिए, दूसरे आदमी की हत्या तक कर देता है। हर कोई जीना चाहता है भरपूर। एक अरब से ज्यादा की आबादी में दरअसल उनके लिए ना कोई कंधा था और ना ही आगे बढ़ा हुआ कोई हाथ। आशा भी छोड़ चुकी थी साथ। वे अपने दुख में इतने अकेले, इतने पराजित और कातर थे कि जिंदगी की अंतिम गली में उनके पास बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ मृत्यु की बस थी। उनके पास बचने के लिए सिर्फ मृत्यु की बस थी। वे बच सकते थे जैसे बच जाती है प्रदूषित हवा में थोड़ी सी ऑक्सीजन। वे बच सकते थे जैसे बच जाता है दवा के बिना सरकारी अस्पताल में मरीज, जैसे पेट पर लात मारने पर भी बच जाती है गर्भ में लड़की, और जैसे दुख के अंतरिक्ष में बच जाता है एक गर्म आंसू। वे बच सकते थे। फर्श की पतली दरारों में चींटियों की तरह वो इस बेरहम दुनिया में गुजर बसर कर लेते अगर उनके काम मांगते हाथ दुरदुराए नहीं जाते। इस बेरहम दुनिया में गुजर बसर कर लेते हुए अगर उनके काम हम मांगते हुए हाथ दुरदुराए नहीं जाते, गोत्र के चाकू से उनके प्रणय की कलाइयां चीरी नहीं जाती, और कर्ज से लदे किसानों से बैंक यदि उसी भाषा में बात करता जो उन्हें समझ में आती।
बहू लक्ष्मी होती और मोटरसाइकिल की फरमाइश पूरी न होने पर उसकी पीठ जलते चिमटे से दागी न जाती। हाँ, स्थानीय अखबार के किसी कोने में छपी इस खबर पर कुछ दिन कोहराम होगा। कुछ दिन उनकी छोड़ी हुई दुनिया याद आएगी, याद आएगी कुछ दिन उनकी खुरपी, कंघी, सुरती की डिबिया, और याद आएगा उनका चारखाने वाला लाल गमछा, घिसे तल्ले वाला जूता, याद आएगा छींटों वाला उसका दुपट्टा और गत्ते के डिब्बे में रखी उसकी गुलाबी चूड़ियां, संदूक में तहाई हुई सुहाग की साड़ी। कॉपी में रखे गुलाब के सूखे फूल याद आएंगे कुछ दिन। धुंधले समूह फोटो में पहचाना जाता रहेगा जबरन मुस्कुराता उसका उदास चेहरा। याद आएगा कुछ दिन, धुंधले समूह फोटो में पहचाना जाता रहेगा जबरन मुस्कुराता उसका उदास चेहरा, और फिर सब कुछ उसी तरह चलने लगेगा। सब कुछ उसी तरह चलने लगेगा। एक किशोरी रच रही होगी गदोलियों में बेलबूटों वाली मेहंदी, एक युवक भर रहा होगा नौकरी का एक आवेदन पत्र, और किसान ला रहा होगा मंडी से नए बीटी बीज। किसान ला रहा होगा मंडी से नए बीटी बीज, और अभिसार की तैयारी के लिए एक नवविवाहिता काढ़ रही होगी अपने लंबे उलझे केश। नहीं होगा तो बस, नहीं होगा तो बस किसी के अंतःकरण में थोड़ी सी ग्लानि, ना ही कोई अपराध बोध, ना ही होगा कोई क्षोभ, और ना कोई प्रायश्चित, ना संताप। और दुनिया बदलने की बात तो एकदम ना होगी। इसी तरह खुदकुशी के नाम पर हर दिन हम मारे जाते रहेंगे धीरे धीरे, और हमें पता तक नहीं चलेगा। हमें पता तक नहीं चलेगा कि क्या सोचा होगा उसने अपने अंतिम क्षण में। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर सोचता हूं कि कब तक इसी तरह जिंदगी बनी रहेगी, प्रतीक्षालय हमारी स्थगित हत्या के लिए। कब तक जिंदगी बनी रहेगी प्रतीक्षालय हमारी स्थगित हत्या के लिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद विनोद जी इतनी सुंदर कविता लिखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।